इरफान की माँ इरफान से कहती है कि तुम्हारी मंगेतर तो काफ़ी हद तक चालाक है। यानी कि शफ़क़ के बारे में वो सब कुछ कह रही होती है। आगे से इरफान कहता है कि मेरी मंगेतर शायद आपकी भांजी है, ये बात आप क्यों भूल जाते हैं? आप लोग पहले तो उससे इतना प्यार करते थे, लेकिन जब का ये रिश्ता तय हुआ है, आपके दिल से वो उतरती जा रही है। हालाँकि वो आप लोगों के इतने काम आती है, लेकिन फिर भी आपने कोई उसका एहसान नहीं याद रखा है। आगे से वो कहता है कि आगे से उसकी माँ कहती है कि तुम्हें अभी से उसके एहसान बहुत ज़्यादा याद आने लगे हैं और आगे जाके तुम क्या करोगे, अभी से ही तुम उसकी कोई बात नहीं सुनते हो। आगे से वो कहता है कि आपने जो दुर्योधन का हाल किया है, आप लोग भी वही उसका हाल करोगे, लेकिन मैं ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करूँगा, क्योंकि वो तबरेज़ था जिसने हर चीज़ को बर्दाश्त किया और अपनी बीवी को दूसरों के रहमो करम पे छोड़ दिया और आप जैसे लोगों के ऊपर छोड़ दिया ताकि आप जैसे लोग कोई भी ज़्यादती कर लें। लेकिन मैं ऐसा हरगिज़ नहीं करूँगा। मैं कभी भी किसी हाल में भी अपनी बीवी को आप लोगों पर नहीं छोड़ूँगा। मैं दुर्योधन को देखता हूँ तो मेरा दिल खून के आंसू रोता है, क्योंकि मुझसे उसकी तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं होती है, लेकिन तबरेज़ को उसका कोई भी ख़्याल नहीं है और आप लोगों ने भी कभी उसको इस चीज़ का एहसास नहीं दिलाया है कि तुम गलत हो और जो कुछ तुम कर रहे हो वो बिल्कुल गलत कर रहे हो। मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ आप लोगों पर इस बात का अफ़सोस है और अफ़सोस रहेगा। इसके बाद आप देखेंगे कि उसकी माँ जूही को कहती है कि इरफ़ान तो समझो बिल्कुल ही हाथों से निकल गया है, उसको तो बिल्कुल भी मेरा लिहाज़ नहीं रहा। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि शफ़क़ इस घर में आ गई तो आखिर क्या हाल होगा, क्योंकि अभी से सारा माहौल उल्टा-पुल्टा हो गया है और आगे जाके मज़ीद क्या होगा ये हमें कुछ पता नहीं है। आगे से वो कहती है कि आगे जाके हम मिलकर हर चीज़ को सँभाल लेंगे, आप फ़िक्र मत करें। मुझे शफ़क़ जैसी लड़की को सही करना भी बड़े अच्छे तरीके से आता है और मैं जानती हूँ कि उसे कैसे सेट करना है, क्योंकि उस लड़की की वजह से ही सारा मामला ख़राब हुआ है। वो लड़की जो है वो दुर्योधन को भी बिगाड़ के रख देगी, क्योंकि मुझे तो उस रात नज़र नहीं आ रही कि दुर्योधन इस घर से जाएगी और ना ही तबरेज़ उसको यहाँ से निकालेगा, क्योंकि तबरेज़ जो है वो कभी भी उसको नहीं छोड़ेगा। आगे से उसकी माँ कहती है कि अच्छा बोला करो, तुम आखिर क्यों इस तरह की बातें करती हो? तबरेज़ बहुत जल्द उसको यहाँ से निकाल देगा। आगे से जूही कहती है कि असल बात तो ये है कि वो काम वालियों की तरह ही हमारे घर में पड़ी है, घर का सारा काम तो कर देती है और हमें क्या चाहिए? एक मुलाज़िम फ्री में अगर मिल रही है तो हम उसको क्यों निकाल रहे हैं? रहने दीजिए, क्योंकि तबरेज़ की ज़िंदगी में उसकी कोई अहमियत है ही नहीं और इस तरह ही उसको इस घर में पड़ा रहने दें, ताकि वो घर के सारे काम करती रहे और आपको कोई काम ना करना पड़े। इस पर उसकी माँ कहती है कि तुम्हारा दिमाग तो इन बातों में बहुत ज़्यादा चलता है, लेकिन ज़रा अपने घर की तरफ भी ध्यान देना, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारे जो घर वाले हैं, ससुराल वाले हैं, काफ़ी हद तक लालची हैं और वो लालच की खातिर कुछ भी कर सकते हैं। ये बात तुम अपने ज़हन में रखना और अपने घर की तरफ ध्यान देती रहना कि मैं तुम्हें कभी माफ़ करूँगी, क्योंकि मेरे अंदर अब इतनी हिम्मत, इतना हौसला नहीं रह गया है। दूसरी तरफ से काफ़ी अच्छे तरीके से टुकाई होती है जाके सफ़िया की, क्योंकि जैसे ही सफ़िया बेगम अपने घर पे जाती है, तबरेज़ का बाप बड़े ही गुस्से से उसको कहता है, क्या जो कुछ हुआ था तुम इसकी ज़िम्मेदार हो? सफ़िया कहती है कि नहीं, आपको गलतफ़हमी हुई है। आगे से वो कहता है कि तबरेज़ ने मुझे सारा कुछ बता दिया है जो कुछ हुआ है। तो आगे से सुंबल के साथ मिलकर जो कुछ तुमने किया है, सारी हकीकत मेरे ऊपर खुल गई है। मेरा बेटा बहुत रोया, बहुत तकलीफ़ में था और उसको इस बात का सबसे ज़्यादा दुःख था कि मेरी माँ ने भी सुंबल का साथ दिया और उसके साथ मिलकर ये सब कुछ किया है। आप लोग क्यों इस तरह की हरकतें कर रहे हो? मेरा दिल तो आज कर रहा है कि मैं तुम्हें आज और अभी और इसी वक़्त छोड़ दूँ और तुम्हारी सज़ा है कि तुम्हें भुगतनी पड़ेगी कि मैं दिल से अब कभी तुम्हारे साथ नहीं हो सकता हूँ, क्योंकि तुमने जो हसर अशर किया है, बल्कि तुम सोचो कि तुम एक कातिला हो, तुमने एक कत्ल किया है और इस चीज़ को अपने दिमाग में बिठा लो और ऊपर से तुम्हारी बेटी जूही, उसको तुमने बिल्कुल भी ज़हन नहीं रखा कि जो कुछ तुम आज किसी की बेटी के साथ कर रही हो, वो कल को तुम्हारी बेटी के साथ भी हो सकता है। ये बात तो तुम्हारे दिमाग में बैठ ही नहीं रही, लेकिन बहुत जल्द तुम इसका नतीजा देख लोगी। फिर इस बात का और कोई ज़िम्मेदार नहीं होगा, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम इस बात की ज़िम्मेदार होगी, क्योंकि तुमने कभी सोचा ही नहीं कि किसी की बेटी के साथ इस तरह से करना किस कदर गुनाह है और वो उल्टा तुम्हारे ऊपर भी पड़ सकती है और ऐसा ही हँसी खुशी ज़िंदगी गुजार लो। मेरा तो तुमसे यही कहना है, लेकिन पता नहीं तुम अपनी माँ की बातों में क्यों आ जाते हो। वो सिवाय लालच के तुम्हारे दिमाग में और कुछ नहीं पड़ती है। ये मैं तुम्हें बात बार-बार बता रहा हूँ। आगे से आप देखेंगे तबरेज़ कहता है कि ये मेरा भी मानना है
کہ پیسہ ہی بہت کچھ ہے، اس لیے میں اپنی منزل پانے کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہوں۔ اس میں میری ماں کا قصور تو نہیں۔ ہاں، جو کچھ اس نے کیا ہے اس چیز کی معافی اس کو کبھی بھی نہیں مل پائے گی، کیونکہ میری ماں نے میرا بہت زیادہ دل دکھایا ہے اور میں کبھی بھی ان سے اب بات نہیں کروں گا۔ میرا دل ان سے بہت زیادہ پریشان ہو چکا ہے، سمجھو کہ میں نے انہیں چھوڑ دیا ہے۔ اس پر کہتا ہے تبریز کا باپ، تم کیا سمجھ رہے ہو کہ مجھے اس بات کا دکھ نہیں ہے؟ میرا اپنا دل نہیں چاہ رہا، مجھے تو آپ لوگوں کی اور دنیا کی مجبوری ہے، ورنہ میں اس رشتے کو آج اور اسی وقت ختم کر دیتا۔ اس کے بعد اب دیکھیں گے کہ تبریز کو وہ کہہ کے جاتا ہے کہ تم جو فیصلہ کرنا بہت ہی سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا، کیونکہ میں نہیں چاہتا ہوں کہ تم سنبل کے ساتھ رہو، کیونکہ میں کہہ رہا ہوں کہ اگر سنبل اس بات میں شامل ہوئی تو میں سنبل کا اور اس کے باپ کا وہ حال کروں گا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے ہو۔ آخر انہوں نے اپنے آپ کو سمجھ کیا لیا ہے، کیسے انہوں نے اتنی بڑی حرکت کر دی ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے وہ جیسے ہی کر جاتا ہے تبریز کا باپ، تو وہاں جا کر اس کی ماں کو کہتا ہے کہ میرا دل کر رہا ہے کہ ابھی اور اسی وقت تمہارا قصہ ختم کر دوں، لیکن میں مجبور ہوں اپنی اولاد کی خاطر، کیونکہ میری بیٹی کی شادی ہو چکی ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ تمہارے لالچ کے گڑھے نے اس کا گھر بھی برباد کر دینا ہے۔ پہلے تم اپنے بیٹے کا گھر تو برباد کر چکی ہو، تم کیا سمجھ رہی ہو کہ تم نے دور عدن کو مات دی ہے، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ تم نے دور عدن کو مات نہیں دی ہے، بلکہ تم نے اپنے بیٹے کو مات دی ہے اور اس کے گھر کو اجاڑ کر رکھ دیا ہے۔ تمہاری روح نہیں کانپی اس طرح کی حرکت کرتے ہوئے، تمہیں شرم آنی چاہیے تھی، اور مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ جوہی بھی اس بات میں شامل تھی، اور آپ دونوں نے پیسے کی لالچ میں آ کر کیا کچھ کر ڈالا ہے۔ یعنی کہ سنبل سے صرف ایک پیسے کی لالچ کے پیچھے آپ لوگوں نے اپنا ایمان، اپنی آخرت، ہر چیز خراب کر لی ہے۔ آخر میں آپ لوگوں کو کیسے سمجھاؤں کہ آپ لوگ جو کر رہے ہو بہت ہی غلط کر رہے ہو؟ میں کیسے آپ لوگوں کو منع کروں، کیونکہ آپ لوگوں کے دماغ میں تو کوئی بات بیٹھی نہیں، صرف اور صرف پیسہ ہی چھایا ہوا ہے۔ اور تمہیں میں ایک بات بتا دے رہا ہوں کہ تم اپنی بیٹی کی زندگی بھی تباہ کر رہی ہو، بلکہ تم نے اپنی بیٹی کی زندگی بھی تباہ کر دی ہے، اور ان کا لالچ جن کے بارے میں جن کے لیے پیسہ اکٹھا کر رہی ہے، ان کا لالچ کبھی بھی نہیں بھرے گا۔ یہ بات میں آپ کو بار بار سمجھانے کی کوشش میں لگا ہوا ہوں۔ آج آپ نے جو دور عدن کے ساتھ کیا ہے، یہ آپ کو کل کو بھگتنا پڑے گا، اور یہ بات آپ لوگوں کے آگے ضرور آئے گی۔ یہ بات میں تمہیں لکھ کے دیتا ہوں، چاہے جو مرضی کر لو۔ آگے سے آپ دیکھیں گے کہ بڑی معافیاں تلافیاں مانگے گی تبریز کی ماں، اور کہے گی کہ مجھے معاف کر دو، مجھے تو بس سنبل نے کہا تھا تو میں نے ایسے کر دیا۔ آگے سے وہ کہے گا کہ سنبل نے نہیں کہا، بلکہ تمہارے اندر کے لالچ نے تمہیں اکسایا تھا، جس کی وجہ سے تمہیں یہ سب کچھ کرنا پڑا ہے۔